जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी आचार्य के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आदिल और मेरे भाई आप सभी को मालूम है कि बेस्ट 1000 पीवाईक्यू की सीरीज चलाई जा रही है हमारे चैनल और एसएससी आचार्य पे। और इस चैनल पे देखिएगा आप ध्यान से कि इसके पहले के 9 सेट कंप्लीट किए जा चुके हैं। आज है रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट और इस आरपीएफ के बेस्ट 1000 पीवाईक्यू सीरीज का 10वां दिन, ठीक है ना। आप चाहे तो यहां पे देख सकते हैं कि हम लोगों की प्लेलिस्ट भी प्रिपेयर है। आपको क्या करना है, इससे पहले की सारी क्लासेस को आपको देखना है। इसको देखने के लिए आपको एसएससी आचार्य के चैनल पे जाना है और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे आपको ये सारे वीडियोस आपको दिख जाएंगे। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 एंड सो ऑन। ये सारे वीडियो आपको मेरे भाई दिख जाएंगे। अब तक इस पे 9 वीडियोस आ चुके हैं और आज इसका जो है 10वां वीडियो है। अब तक इस पे 9 वीडियोस आ चुके हैं, आज इसका 10वां वीडियो है। तो मेरे भाई आप सभी लोग इस सेशन को जाकर के, इस प्लेलिस्ट को जाकर के देखें। आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसपे कनेक्ट होने का मेथड है @SSC_आचार्य। ये आपको टेलीग्राम के सर्च बार में सर्च करना है। उसके साथ साथ आप चाहें तो क्यूआर कोड को भी स्कैन करके डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग आज के पहले सवाल की ओर। पहला सवाल क्या है, शीर्ष सहित किसी घनाभ के 3 फलकों का क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर और 32 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। घनाभ का आयतन कितना होगा। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि बच्चों मेरे घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। और सवाल में क्या दिया हुआ है, LB का मान 25, BH का मान 32 मीटर स्क्वायर में है और LH या HL का मान 32। तो आप अगर इन तीनों का आपस में गुणा कर दो तो आपको क्या मिलने वाला है, L स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, 25 गुणा 32 गुणा 32। बट आपका काम क्या है, आपको तो LBH का मान मालूम करना है। तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों साइड का स्क्वायर रूट कर लेंगे तो आपका वॉल्यूम यानी जो आयतन पूछा है वो आ जाएगा, यानी LBH का मान आ जाएगा। कैसे आप देखोगे, आप जब इस वाले पार्ट को स्क्वायर रूट करोगे, वर्गमूल निकालेंगे तो L स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर का क्या बनेगा, LBH। और इस साइड का करेंगे तो क्या बनेगा, देख लेते हैं क्या बनता है। अंडर रूट में 25 गुणा 32 गुणा 32। तो आप चाहें यहां से तो आप इस 25 की जगह पे 5 निकाल सकते हैं और इन दो 32 की जगह पे एक 32 निकाल सकते हैं। तो 32 × 5 = 160 हमारा मीटर क्यूब में इसका वॉल्यूम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। समझ में आ गया। चलिए, ये जो शीर्ष वाली बात की थी यानी टॉप सरफेस की बात हो रही है, यानी कि ये जो क्यूबॉइड है, जो घनाभ, ये खोखला नहीं है, ऊपर से ढका हुआ है, ये कहने का अर्थ था। चलिए अगला सवाल क्या है, दो संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 7 और 2√10 है, यानी 2√10 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा ध्यान से, जो समांतर माध्य है वो अर्थमेटिक मीन होता है, जिसका मान कितना दिया हुआ 7। और जो गुणोत्तर माध्य है उसको ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं, जिसका मान कितना दिया है 2√10। अब आपको ध्यान होगा कि अर्थमेटिक मीन का मान होता है a+b/2 = 7 दिया ही हुआ, यानी यहां से a+b का मान क्या होगा मेरे भाई, 14 होगा। और उसी तरीके से ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन होता है √AB = कितना दिया हुआ है, 2√10। तो यहां से अगर हम AB का मान निकालेंगे तो स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा और √10 की जगह 10 आ जाएगा, यानी 40। ठीक है, ये दो चीज आपको अपने जहन में, अपने दिमाग में पकड़ के रखनी है। और देखिएगा आपके सामने मैजिक कैसे होगा। अगर आपको a-b का मान मालूम करना है तो आप क्या करेंगे, आप देखिएगा। आप a-b का मान मालूम करने के लिए एक फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो क्या होता है कि a+b का मान अगर k है, a+b का मान अगर k है, ध्यान दीजिएगा, a+b का अगर मान k है तो a-b का मान क्या होगा, आप कहोगे अंडर रूट में k² प्लस है तो -4ab। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। या फिर अगर a-b का मान k दिया हुआ, जस्ट इसका उल्टा, इसका जस्ट उल्टा, तो a+b का मान क्या होगा, आप कहोगे स्क्वायर रूट में k² + 4ab। वहां माइनस था, यहां पे प्लस है। इसी फॉर्मूले को लगाते हुए जब आप ध्यान देंगे तो यहां से a-b का मान क्या रखेंगे, अंडर रूट में k² यानी 14 का स्क्वायर 196 और प्लस है तो -4ab यानी 4 गुणा ab यानी 40, 4 गुणा 40 यानी 160। तो 196 - 160 होता है 36, रूट में 36 यानी कि 6। यहां से आपको a-b का मान 6 आ गया, a+b का मान 14 है। तो जब आप इन दोनों इक्वेशन को हल करेंगे मेरे भाई तो आपको यहां से a का मान कितना निकलेगा, मतलब 2a निकलेगा 20 और a निकलेगा 10। जब a 10 हो जाएगा तो b क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग कितना है, 14 है।
ए इनका जो आंसर होगा वो 10 और 4 या 4 और 10 कह सकते हैं, उन दो संख्याओं का मान। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है, एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा यानी कॉर्ड वृत्त की त्रिज्या मतलब गई हुई है। ठीक है ना, वृत्त की त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। आप सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल बनाने के बाद आप देखेंगे कि ये एक कॉर्ड है, मान लिया इस कॉर्ड का नाम है ए बी, जिसकी पूरी लेंथ दी हुई है 24 सेंटीमीटर, जिसकी पूरी लेंथ दी हुई है 24 सेंटीमीटर, और ये जो क्या नाम है, सेंटर से इसकी दूरी दी हुई है मेरे भाई, वो दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो और क्या पता करना, त्रिज्या पता करना। सेंटर का नाम अगर ओ कह दें तो हमें बेसिकली ओबी का लेंथ पता करना है। तो आपको ये थ्योरम मालूम होना चाहिए कि सेंटर से जो भी लाइन इस कॉर्ड को कट करती है वह 90 डिग्री पे कट करती है तथा बराबर हिस्सों में कट करती है, यानी बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली। ठीक है ना, ये क्लास 10th का बहुत सिंपल सा थ्योरम है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो आप कहेंगे कि सर अगर ये बराबर हिस्से में काटती है, का मतलब हो गया कि ये जो पार्ट है पर्टिकुलरली ये 12 सेंटीमीटर का है, बिल्कुल 12 सेंटीमीटर का। आपका मतलब एकदम सही था। ठीक है, 12 सेंटीमीटर का ही मतलब आपका बिल्कुल सही था। तो ये 12 ही, ये 5 है, तो मेरे भाई ये कितना होगा, ये 13 होगा। ठीक है, यानी इसकी जो रेडियस यानी त्रिज्या होगी वो 13 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1200 सेब लड़कों के एक समूह के बीच वितरित किया जाता है या किया गया। प्रत्येक लड़के को समूह में मौजूद लड़कों की संख्या के 3 गुने के बराबर सेब मिले। समूह में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा सवाल है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ बॉयज की, अगर नंबर ऑफ बॉयज x हैं तो प्रति बॉय को जो एप्पल मिल रहा है मेरे भाई, वो इसका कितना मिल रहा है, वो 3x मिल रहा है। पर बॉय को जो एप्पल मिल रहा है, क्या है ना, 1200 लड़कों में प्रत्येक लड़के के समूह में मौजूद लड़कों की संख्या के 3 गुने के बराबर, यानी अगर लड़के की संख्या x है तो 3x जो है क्या नाम है, मिल रहा होगा। ठीक है ना, बात समझिएगा इस बात को, क्या कह रहा है यहां पे, ध्यान दीजिएगा। 1200 सेब लड़कों के मतलब एक व्यक्ति को 3 सेब मिल रहा है। इस बात को फिर से पढ़ लो अच्छे से। 1200 सेब लड़कों के एक समूह के बीच में वितरित किए गए। प्रत्येक लड़के को समूह में मौजूद लड़कों की संख्या के 3 गुने के बराबर सेब मिले। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो आप कहोगे सर इसका अर्थ यह हो गया कि एक लड़का अगर x है, मतलब कि अगर लड़के एक हैं बेसिकली, तो हमें उस लड़के को एप्पल मिल रहा होगा 3x। मतलब अगर लड़के हमने मान लिए x हैं, फॉर एग्जांपल, हमें नहीं मालूम कि टोटल कितने लड़के हैं। अगर हम सवाल को एज्यूम करके कर रहे हैं तब की बात है, हमें नहीं मालूम है कि लड़के टोटल कितने हैं। हमने माना कि लड़के टोटल x हैं, तो अगर लड़के टोटल x हैं, ठीक है, तो हर लड़के को 3x के बराबर एप्पल मिल रहा होगा। ठीक है, तो x अगर लड़के हैं 3x के बराबर एप्पल मिल रहा होगा, तो टोटल कितना मिल रहा होगा, 3x स्क्वायर मिल रहा होगा। यानी ये टोटल एप्पल की संख्या हो जाएगी 3x स्क्वायर। ठीक है, जो कि बराबर किसके है, 1200 के। यहां से x स्क्वायर का मान कितना निकालेंगे, 400। तो x का मान क्या आ जाएगा, 20। x क्या है, लड़कों की संख्या। तो अगर टोटल लड़के कितने हैं, 20, तो प्रति लड़कों को कितना एप्पल मिल रहा है, 60। ठीक है ना, क्योंकि 3 गुने पे। सवाल क्या पूछ रहा है, लड़कों की संख्या बताएं। लड़कों की संख्या मेरा भाई 20 होगा, लेकिन अगर पूछता कि एप्पल मतलब पर पर्सन एप्पल कितना मिला है, तो 20 का 3 से गुणा करके 60 आंसर टिक करते। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न क्या है। उस सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखा जा सकता है। यानी ये विकर्णता की बात कर रहा है, डायगोनल की बात कर रहा है। वी बॉडी डायगोनल, कौन सा डायगोनल, बॉडी डायगोनल। इसका फॉर्मूला क्या होता है डायगोनल का, आप देख लीजिए। डायगोनल का फॉर्मूला यानी कि विकर्ण का फॉर्मूला एक क्यूबॉइड के केस में होता है l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो l कितना है, 10 मीटर का स्क्वायर, सीधे सीधे वैल्यू रखते हैं 100। b कितना है, 64, मतलब 8 का स्क्वायर 64, और h कितना है, 6 का स्क्वायर 36। तो आप देखोगे 64, 36, 100 और 100, 100 200 बन जाएगा, रूट में 200 बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, कटपिट करके 100 इंटू 2, मतलब 100 रूट 2 यानी 10 रूट 2। ठीक है, सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर, सेंटीमीटर नहीं मीटर में दिया है ना, सॉरी मीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड।
ये कैसे किया मैंने 200 वाला पार्ट? कहोगे सर इसी चीज को, ये कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है इसलिए मैं बता देता हूं कि 200 को ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई, आप 2 गुणा 100, यहां 100 से आप 10 निकाल लेंगे और यहां पे √2 लिख देंगे, ठीक है ना। एक चीज देखो मैं बता देता हूं, प्लीज कोई बच्चा बुरा नहीं मानेगा, ये जो सीरीज चलाई जा रही है ये सीरीज फ्रेशर्स लोग के लिए नहीं है। अगर आप लोगों का डिमांड होगा तो फ्रेशर्स लोगों के लिए भी हम लोग एक चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये सीरीज उन लोगों के लिए जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका और जिनको प्रैक्टिस करना है और अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइव करना है, ठीक है ना। चलो पहला अगला सवाल क्या है? नरेंद्र के वेतन का 2/5वां हिस्सा अमित के वेतन के बराबर है और अमित के वेतन का 7/9वां हिस्सा अरुण के वेतन के बराबर है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? मुझे हंसी क्यों आ रही है आप समझ रहे हो? क्योंकि ये जो 3 नाम इस सवाल में प्रयोग किया गया है, ये 3 नाम जो है सवाल में प्रयोग किया गया है, जिसमें से एक का स्वर्गवास हो चुका है, आशा करते हैं कि उन्हें जो है स्वर्ग प्राप्त हो। खैर तो और बाकी 2 तो जिंदा है और भौकाल कायम है, ठीक है ना। बाकी 2 लोग तो जिंदा है और भौकाल कायम है, सब पे एकदम गदर काटे हुए हैं। चलो, नरेंद्र के वेतन का 2/5वां हिस्सा, नरेंद्र के वेतन का 2/5वां हिस्सा किसको मिलता है? अमित को मिलता है। और अगला सवाल क्या कह रहा है? अमित के वेतन का 7/9वां हिस्सा अरुण को मिलता है। अमित के वेतन का नाम पूरा कर देते हैं यहां पे, अमित के वेतन का 7/9वां हिस्सा अरुण को मिलता है, ठीक है। अरुण को मिलता है, या अरुण के बराबर है। तो आप यहां से इस पर्टिकुलर पार्ट को जब आप हल करने जाएंगे तो यहां से क्या लिखेंगे मेरे भाई? आप लिखेंगे सर n/2 अमित का रेशियो क्या होगा? 5:2 होगा। और अमित/2 अरुण का रेशियो क्या होगा? आप कहेंगे सर यहां से लिखना है तो अमित होगा 9, अरुण होगा 7। अमित होगा 9 और अरुण होगा 7, ठीक है। अमित जी होंगे 9 और अरुण जी होंगे 7। यहां तक हो गया। इस रेशियो को अगर हमें बराबर करना है तो हमें क्या करना होगा? इस साइड 7 से, इस साइड 9 से मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे वाली रेशियो को किससे? 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो एक नया रेशियो आएगा किसका किसका? नरेंद्र, अमित और अरुण का जो नया रेशियो आएगा मेरे भाई वो क्या आने वाला है? आप कहोगे सर 9×5 = 45, 9×2 = 18, ठीक है, और 7×2 = 14। ये रेशियो मिलने वाला है, ठीक है। कुल पैसा कितना है? 770 रुपए है, जिसको विभाजित किया जा रहा है, ठीक है। मतलब जिनका वेतनों का योग ये है। तो आप जोड़ दो इसको, 18 और 4 कितना होता है? 18 4 22 10 32, 32 5 37 40, मतलब 32 5 37 और 37 में 40 जोड़ेंगे 77 बनेगा। यानी टोटल इनका कितना आ रहा है? 77 आ रहा है। बट असल में 77 ना होगे, कितना दिया है? 770, 10 गुणे पे दिया है, तो यानी सब पे 10 गुणा का मल्टीप्लाई कर दो, यानी 450, 180 और 140। ऑप्शन नंबर 3 वाला करेक्ट होगा, ठीक है। 3 वाला करेक्ट होगा। सीक्वेंस यही बोला है ना, नरेंद्र, अमित और अरुण, नरेंद्र, अमित और अरुण, 45, 18 और 14, 450, 180 और 140, बिल्कुल। अब देखेंगे इसमें क्वेश्चन में फंसाया हुआ है, वैल्यू सेम रखा है बट आगे पीछे है, तो आपको सीक्वेंस का विशेषतः ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनल को एक 16 दिवसीय बिक्री अभियान के दौरान उसके यात्रा खर्च के लिए कुछ राशि दी गई, हालांकि उसे अपने प्रवास की अवधि के 8 दिन और बढ़ाने पड़ा और इसके परिणाम स्वरूप उसका औसत दैनिक यात्रा भत्ता 80 रुपए कम हो गया। औसत दैनिक कह रहा है, टोटल नहीं, औसत दैनिक, ठीक है ना। शुरू में उसके लिए इतना कितना यात्रा भत्ता मंजूर किया गया था? बहुत आसान सा सवाल है, देखिएगा ध्यान से। जो ये लड़की सोनल है 16 डेज के ट्रिप पे जा रही है, हमने माना इसको 16 रुपए मिल रहा है, बहुत आसान है, 16 रुपए हमने मान लिया। तो उसका जो औसत भत्ता डेली का है वो मेरे भाई कितना हो जाएगा? 1 रुपए हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा? 1 रुपए हो जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से समझेंगे कि इसी 16 रुपए को वह लड़की 24 दिनों तक चलाई है, ठीक है। तो अब आप कहोगे सर अब जो है ये पर डे का मान लो, ठीक है। यानी अब ये जो लड़की है ये ओल्ड, ये पुराना वाला है जो दिया जा रहा था, लेकिन अब जो है जो लड़की खर्च कर रही है डेली के हिसाब से, उसके खर्च में कितनी की कमी हो गई? ये 2/3 रुपीज पर डे का आ गया, 2/3 रुपीज पर डे का आ गया। तो आप कहो कि सर मैं आपसे पूछता हूं कि इनके चेंजेस कितने हैं?
औसत खर्च पर डे का कितना कम हो गया। आपको अक्सर एक में से 2/3 घटाएंगे तो 1/3 आएगा। 1/3 रुपए पर डे कम खर्च हो रहा, बट असल में कितना दिया हुआ, ये 80 दिया हुआ है, यानी 1 रुपए जो इनिशियल था उसका मान क्या था, वो असल में 240 रुपए था, यानी 240 रुपए पर डे का इसका खर्च था। 240 रुपए पर डे का इसका खर्च था। 16 दिन के ट्रिप पे गई थी, तो टोटल इसको जो भत्ता मिला था, टोटल जो इसको भत्ता मिला था, वेजेस, टोटल वेजेस मिला था, वो 16 गुणा 240 होगा, जिसका मान होगा 0। 16 चौके 64 का 4 हाथ से लगे 6, 16 दूनी 32 और 6 38, 3840 रुपए इसको मिला था। कोई ऑप्शन में है? यस, ऑप्शन नंबर डी। आरआरबी एनटीपीसी 17 फरवरी शिफ्ट सेकंड स्टेज 1 प्रीलिम्स का पेपर है। पेपर कब हुआ था? 17 फरवरी 2021 को। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो क्या। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है, सभी को मालूम है। ठीक है, यह 5 घंटे 24 मिनट में कितना कोण पूरा करेगी? बहुत सिंपल सा सवाल है। पहले आप एक काम करो, 5 घंटे और 24 मिनट को कन्वर्ट कर लो घंटे में ही। तो आप कहोगे सर 5 घंटा प्लस 24/60 घंटा, यानी 5 प्लस 12 दूनी 24, 12 पचे 60, 2/5 यानी कि 27, 5 पचे 25, 2 27, 27/5 का पूछ रहा है घंटे में, मतलब इतने घंटे में कितना डिग्री घूमेगा। तो देख लो सवाल क्या है। 24 आवर में घूमती है 360 डिग्री। तो यहां से हम लोग क्या पता कर सकते हैं, यहां से हम लोग पता कर सकते हैं 2 घंटे में घूमती है 30 डिग्री, 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री। ठीक है, और कितने घंटे में पूछ रहा है? 27/5 घंटे में। तो कितना घूमेगी? 15 डिग्री गुणा 27/5, तो 5 तियां 15 हो जाएगा, 27 तियां 81 डिग्री इसका सही उत्तर आएगा मेरे भाई। ठीक है, सवाल में कोई दम नहीं था, सिर्फ आपका परसेंटेज चेक हो रहा था कि क्या आपको परसेंटेज प्रॉपर तरीके से निकालने आता है कि नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। एक लैपटॉप का मूल्य 27,000 रुपए है। 2 वर्ष की एक्सीडेंटल या एक्सीडेंटेड वारंटी खरीदने के लिए आपको 15% अतिरिक्त भुगतान करना होगा। लैपटॉप का अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए यदि पूरी राशि पर 6% का जीएसटी लगता है। सिंपल सी बात है कि जो टोटल पैसा लगेगा वो देख लो कितना आएगा, टोटल जो कॉस्ट आएगा, टोटल एसपी जो आएगा उसका वो क्या आएगा। आप कहोगे कि सर वो जो पहले लागत मूल्य है वो 27,000 का है, इसमें इसका एक्सीडेंटल वारंटी लिया 2 वर्ष का, तो 15% का पैसा और लगा। 15% क्या होता है फटाफट से देखो, 15% होता है मेरे भाई 3/20, यानी क्या कह रहा है, एक्सीडेंटल वारंटी खरीदने के लिए उसको 15% अतिरिक्त भुगतान करना होगा। 15% अतिरिक्त भुगतान करना होगा, यानी इस राशि का, इस पर्टिकुलर राशि का 15% एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, यानी इस राशि का 115% देना पड़ेगा। या फिर अगर राशि 20 है तो उसमें 3 अधिक बढ़ा के देना पड़ेगा, यानी 23/20 देना पड़ेगा। बात समझ में आई? अतिरिक्त भुगतान। ठीक है, और इस पूरे पे जो जीएसटी लग रहा है मेरे भाई, वो जीएसटी कितना लग रहा है? 6% का। तो जीएसटी का भी प्राइस बढ़ेगा, तो यहां पे हम 6% नहीं मानेंगे, इस पूरे राशि का, ये जो राशि अभी निकल के आई इसका 106% देना होगा। 6% तो केवल जीएसटी है, बट देय राशि कितनी है? देय राशि है जितना अभी तक निकला है उसमें 6% अधिक, या फिर सीधे 106% कह दे। तो आप कहोगे सर 6% होता क्या है? 6% होता है 3/50, 3/50 या फिर 53/50 लिख लो, क्योंकि बढ़ा के दे रहे हैं ना, 53/50, क्योंकि 50 में 3 बढ़ेगा तो 53 बन जाएगा। अब रह गया है काम केवल कैंसिल करने का। 1 0 से 1 0 को उड़ा दो, और ये 5 गुणा 20 बनता है 100, जिससे ये 2 0 और कट जाएगा। तो मेरे भाई जो आंसर आएगा वो 27 गुणा 23 गुणा 53 आएगा, गुणा 53 आएगा। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर इसका इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक होगा 3 त्रिक 9, 9 सत्ते 63। इकाई अंक 3 होगा। इकाई अंक 3 वाला 2 ऑप्शन है, कोई बात नहीं। अगर इकाई अंक 3 वाला 2 ऑप्शन है तो मेरे पास एक और ऑप्शन है इसको आसानी से करने का। वो तरीका क्या है आप देखो, उसका मेथड क्या होगा, बहुत आसान है। ठीक है ना, मेरा ये कहना है कि इकाई अंक तो दोनों में सेम है, लेकिन टेंस डिजिट दोनों में अलग अलग है। टेंस डिजिट दोनों में अलग अलग है ना, बिल्कुल एग्री करते हैं, टेंस डिजिट दोनों में अलग अलग है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना होगा? आपको 27 गुणा 23 करना है। 27 गुणा 23 क्या होता है? 25 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर।
क्योंकि 25 प्लस 2 और 25 माइनस 2 लिखा हुआ है। ये चीज समझ लो मेरे भाई, क्या दिक्कत है। 23 गुणा 27 को या 27 गुणा 23 को आप कैसे लिख सकते हो, या 27 गुणा 23 को आप कैसे लिख सकते हो, कहोगे सर 25 प्लस 2 इंटू 25 माइनस 2, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर 625, या फिर इसको फॉर्मूला लगा लो एक बार कि क्या मैं बताना चाह रहा हूं, ये समझ लो। 2 का स्क्वायर, यानी अगर आप किसी चीज को a प्लस बी और a माइनस बी में ब्रेक कर पा रहे हो तो आप मल्टीप्लाई करने से बच जाओगे और सीधे आप क्या करोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही चीज मैं आपको यहां करवाना चाह रहा हूं कि ये 27 गुणा 23 क्या है, 25 प्लस 2 और 25 माइनस 2, तो 25 का स्क्वायर 625 गुणा 2 का स्क्वायर 4, तो 625 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 621 इंटू 53, ठीक है। 621 इंटू 53। अब बात फिर से फंसती है कि सर अब इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक का तो हमें चेक ही नहीं करना, हमें चेक करना है 621 इंटू 53 का लास्ट 2 डिजिट। देखो कितने मस्त तरीके से चेक होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बस इससे आगे मत लिखो, 5 एकम 5, आगे करो ही मत। 3 आ गया, 6 5 11 आ गया, यानी लास्ट 2 डिजिट क्या आने वाला है, 13 आने वाला है। लास्ट 2 डिजिट 13 आने वाला है, ठीक है। चलो, इस तरह से आप कैलकुलेशन को हैक कर सकते हो। हाउ टू हैक द कैलकुलेशन, दिस इज द वे टू हैक द कैलकुलेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला सवाल देखो क्या है। रवि शहर ए से शहर बी तक और शहर बी से शहर ए तक की यात्रा 4 घंटे में तय करता है। यदि कुल यात्रा के दौरान औसत चाल 68.3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शहर ए से शहर बी की दूरी क्या होगी। आप कहोगे सर डिस्टेंस मालूम करना है कि कुल कितनी दूरी चला, कुल दूरी मतलब ए से बी जाने में और फिर बी से वापस ए आने में। अगर हमें कुल दूरी पता करना है तो एवरेज स्पीड इंटू टाइम करना होगा, जो कि कितना है 68.3 गुणा 4। लेकिन हमें केवल अगर ए बी का दूरी पता करना है तो इसी 68.3 गुणा 4 में 2 से भाग कर दो तो आधी दूरी आ जाएगी, यानी एक साइड की दूरी। तो कर दो भाई, क्या दिक्कत है। 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 2 3 6, 2 अट्ठे 16 का 6, 6.6 करके कोई ऑप्शन है, यस करेक्ट, ठीक है। 136.6 कर भी लो करना चाहो तो। फिर 6 दूनी 12 और 1 13 लिख दें क्या, चलो संतुष्टि के लिए लिख दे रहे हैं, हालांकि जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्या है, उस राशि का 3 वर्ष के लिए 7%, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मजेदार है, देखना ध्यान से। उस राशि का 3 वर्ष के लिए 7% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जिसका 3 वर्ष में 7% की दर पर साधारण ब्याज 18,900 होगा। निकटतम रुपए में पूर्णांकित करिए, यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताइए, राउंडेड ऑफ टू विदाउट डेसिमल, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो ये सवाल कहां का पूछा हुआ है मेरे भाई, ये सवाल पूछा है 28 अप्रैल 2016, एनटीपीसी का सवाल है, प्रीलिम्स का सवाल है, बावजूद इसके कैलकुलेटिव सवाल है। और इसके कैलकुलेशन से हम लोग कैसे बच सकते हैं आपको भी दिखाएंगे हम, ठीक है। एक चीज आप देखो, एक चीज देखना कि 3 वर्ष का अगर मान लिया हमने कि ब्याज दर A% है, तो 3 वर्ष का क्यूमुलेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट सीआई की भाषा में क्या होता है, आप कहोगे, आप पहले देख लो क्या होता है। अगर 3 वर्ष का एक्स वाई और जेड का सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला देख लो फटाफट से, ठीक है। फॉर्मूला समझाना है तो एक सेपरेट पेज पे समझा दिया जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बाई 100 प्लस एक्स वाई जेड बाई 100, ये होता है 100 का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन अगर माने हमने कि तीनों वर्ष का ब्याज दर सेम है जो कि a है, तो ये फॉर्मूला चेंज किस में हो जाएगा, आप कहोगे सर ये बन जाएगा 3a, ये बन जाएगा 3a स्क्वायर बाई 100 और ये बन जाएगा a क्यूब बाई 100 का स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को हमें यहां पे अप्लाई करना है, इसी फॉर्मूले को हमें यहां पे अप्लाई करना है, देखिएगा कैसे होगा, ठीक है। आप कहोगे सर अभी जस्ट हमने देखा कि इसका इक्विवेलेंट बनता है 3a प्लस 3a स्क्वायर बाई 100 प्लस a क्यूब बाई 100 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए। अब देखो सवाल में क्या कह रहा है, 3 वर्ष का 7% के ब्याज दर से साधारण ब्याज दिया है, यानी कि 3a का मान दिया हुआ है कितना, ध्यान दीजिएगा, 3a कह लीजिए या 21% का मान कितना दिया हुआ है, 18,900 रुपया। तो मेरे भाई यहां से आप 1% का मान निकाल लेंगे, कितना होगा, 9 बार में जा रहा होगा 900, ठीक है। तो 100% यानी मूलधन कितना हो जाएगा, 90,000। ये आपने क्या पता कर लिया, अभी तक मूलधन पता कर लिया है। आप कहोगे कि सर अब हमें इस पूरे का मान पता करना है क्या, मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। अब देखो क्या करना है,
ये इसका मान तो 21 ही होगा, इसका मान क्या होगा 3 गुणा 49, ठीक है, बटा 100। इसका मान क्या होगा 343 बटा 10,000, ठीक है। अब देखो 21 को एज इट इज छोड़ दो, इसका मतलब हमें जरूरत नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ेगा भी दिखना, 49 तियां कितना होता है 147, यानी 1.47 प्लस 0.0343। तो अगर आप अब देखोगे अब ध्यान से, तो ये वाला जो पार्ट है मेरे भाई, ये पार्ट है साधारण ब्याज का, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ 18,900, यानी इस 90,000 का केवल हम इतना प्रतिशत निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। ये जोड़ के कितना बन रहा है, आप कहोगे कि इससे 4 3 तो रहेगा ही रहेगा, 3 इसमें जुड़ जाएगा, तकरीबन ये अप्रोक्सीमेट में 1.5% बन रहा है, ठीक है। यानी इसी संख्या का 1.5% आपको निकालना। तो मेरे भाई 1% तो दिया ही हुआ है 900 रुपए, इसी का 1.5% यानी 900 में आधा और जोड़ दो, 900 का आधा और जोड़ दो, यानी 1350 रुपए। तो आप कहोगे कि सर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 18,900 रुपए में क्या जोड़ दें, 1.5% और जोड़ दें, यानी 1350 और जोड़ दें, तो 0 5 9 3 12 8 1 9 और 1 10 और 2, ठीक है, 20,250 अप्रोक्सीमेट में बोला था। तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन बहुत दूर दूर है, बाकी ऑप्शन बहुत दूर दूर है। अगर हम इस 4 और 3 पे भी काम करते तो हम एक्यूरेट आंसर तक पहुंचते, बट उसकी जरूरत नहीं है। एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछता कि आप आंसर के कितने करीब हैं, बात समझना। एग्जामिनर सिर्फ ये जानना चाहता है कि आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। मान लीजिए कि डेसिमल के 4 प्लेसेस तक ऑप्शन दे देता, तब तो एग्जामिनर आपसे जो चीज पूछना चाहता है वही बताओ ना, वही टैलेंट जाहिर करो। आप अगर पूरा कैलकुलेट करोगे तो आप अपना टैलेंट बता ही नहीं पा रहे हो कि भाई मैं जो चीज नोइंग है मैं उसे इग्नोर कर सकता हूं, जो चीज मुझे मालूम है उस चीज को मैं इग्नोर कर सकता हूं, ठीक है। जैसे आप मान लो कल को अधिकारी बने, या कल को आप जैसे तैयारी कर रहे हो लोको पायलट बने, या फिर कल को स्टेशन मास्टर बने। अब आपको मालूम है कि आपके विभाग में एक कोई ऐसा व्यक्ति है जो व्यक्ति आके आपके नाक में दम करता है, आपको परेशान करता है। तो आपके अंदर इतनी सूझ समझ होनी चाहिए, इतनी सूझ समझ होनी चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों को आप इग्नोर करो, ठीक है। तो ये आपकी उसी क्वालिटी को दर्शाता है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे देखिए ध्यान से। पाइप ए किसी भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकता है, नेगेटिव काम कर रहा है, जबकि पाइप बी उसी खाली टैंक को 35 घंटे में भर सकता है, पॉजिटिव काम कर रहा है। यदि चालू करने के बाद वैकल्पिक रूप से टैंक भरा होने पर अगर पाइप ए और बी को एक के बाद एक घंटे के लिए लगातार खोल दिया जाता है तो टैंक खाली होने में कितना टाइम लगेगा। पहले देख लो कहानी क्या है। ए जो है 28 घंटे में खाली करता है और बी जो है 35 घंटे में भरता है। आप कहोगे सर इनका एलसीएम क्या ले लिया जाए, इनका एलसीएम मेरे भाई हो जाएगा 140 काम। इनकी कार्य क्षमता हो जाएगी 5 काम प्रति घंटा नेगेटिव में, इनकी कार्य क्षमता हो जाएगी प्लस में 4 काम प्रति घंटा, ठीक है। तो आप कह रहे होगे कि पहले कौन सा पाइप खुला है, पहले पाइप ए खुला है ना। ए और बी को एक के बाद एक घंटे में खोला जाता है। और सीधी सी बात है कि भाई अगर हमको टंकी खाली करना है तो विच पाइप शुड बी वर्किंग लास्ट, खाली करने वाला पाइप, तभी तो टंकी खाली हो पाएगी ना, ठीक है। और बोल भी रहा है कि ए और बी को एक के बाद एक खोला जाता है। तो पहले जब 5 खुलेगा तो -5 खाली कर देगा, 140 में से 5 खाली हो जाएगा। फिर जब बी खुलेगा तो 4 भर जाएगा। तो -5 और +4 का ये पैटर्न चलता रहेगा, जिसमें आप कहोगे सर 2 घंटे के अंतराल में -1 काम हो रहा है, यानी 2 घंटे में एक पाइप खाली, एक टंकी खाली हो रही है, ठीक है। मतलब एक क्वांटिटी जो है टंकी का खाली हो रहा है। अब आपको क्या 140 डायरेक्ट आपका आंसर आएगा या 140 को दोगुना 280? नहीं, आप कहोगे कि सर ये जो टंकी है जब 139 तक खाली हो जाएगी, जब ये टंकी 139 तक खाली हो जाएगी, मेरी बात को ध्यान से सुनना नहीं तो बाउंसर जाएगा। जब ये टंकी 139 तक खाली हो जाएगी, ठीक है, जब ये टंकी 139 तक खाली हो जाएगी, दोबारा से जब भरने आने वाला होगा कौन भरेगा? बी भरेगा। जब ये टंकी बी भरेगा तो जब ये मतलब मेरा देखो कुल मिला के अर्थ क्या है, समझो बात को। 140 काम हमें पूरा करवाना है, मतलब खाली करवाना है, नेगेटिव मतलब इसको या मान लो इसको लीटर ही मान लो।
मान लो अगर हमें 140 लीटर की टंकी को खाली करना है, तो आखिरी में जो काम है मेरे भाई वो ए कर रहा होगा और -1 खाली कर रहा होगा, -1 खाली कर रहा होगा, -1 खाली कर रहा होगा। तो आप कहोगे सर ये जो 140 हुआ, फिर 139 होगा, फिर 138 होगा, ऐसे करते करते चला जाएगा। लास्ट में एक ऐसा टाइम आएगा, लास्ट में एक ऐसा टाइम आएगा, मेरी बात को ध्यान से समझना, लास्ट में एक ऐसा टाइम आएगा कि जब आपकी टंकी में केवल 5 काम करने को बचा होगा, ठीक है, और उस 5 काम को करने के लिए, यानी 5 काम खाली करने को बचा होगा, ठीक है। 5 काम जब खाली करने को बचा होगा तो किसका रोल आएगा, कौन रोल प्ले करेगा, ध्यान देना, किसका काम आएगा। आप कहोगे सर अब जो है जब 5 खाली करने को बचा है और उसी 5 को खाली करने के लिए जब ए काम करने आएगा तो अपनी क्षमता से खाली कर देगा, जब ए काम करने आएगा तो अपनी क्षमता से खाली कर देगा। ऐसे घटते घटते 5 आएगा ना, क्योंकि लास्ट में ए काम कर रहा है और उसे 5 काम करना है, ठीक है, उसे 5 काम करना है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपको पैटर्न क्या लगाना है, आपको पैटर्न क्या लगाना है मेरे भाई, आपको पैटर्न ये लगाना है कि 140 में से पहले आप 135 काम देख लो कि 135 काम खाली करने के लिए एक के दर से कितना घंटा लग रहा होगा। आप कहोगे सर एक काम खाली करने में लगता है 2 घंटा, तो अगर आप यहां पे 135 गुणा 2 कर दोगे, माइनस साइन की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस तो खाली ये बता रहा है कि खाली हो रहा है, 135 गुणा 2 कर देंगे मेरे भाई, ठीक है। जैसे ही आप इसको 135 गुणा 2 कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि 270 घंटा लग चुका है, ठीक है। अब जो बाकी का 5 काम खाली करने वाला है वो 270 के बाद 271वें घंटे में ए करने आएगा और बाकी 5 काम खाली कर देगा, यानी ये फिर ये -5 काम होकर के काम कितना, यानी टंकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो कुल जो टाइम लगा 270 + 1 यानी कि 271 घंटा लगा। मैंने इसीलिए कहा था कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो ध्यान से समझना। अगर समझ में नहीं आया है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा है, तो उस वीडियो को, इस पर्टिकुलर पार्ट को दोबारा से देख लेना, ठीक है ना। चलो, मतलब ऐसे क्वेश्चन का तरीका आपको समझ में आना चाहिए कि एक सिंपल सा मेथड होता है मेरे भाई कि जो लास्ट वर्क है खाली करने वाला -5 उतना छोड़ दो, 140 में से उतना छोड़ दो और 135 तक काम कराओ एक के दर से, तो 135 यूनिट काम होगा, गुणा 2 यानी 270 घंटा लगेगा। मतलब ये जो पार्ट लास्ट वाला है वो पार्ट इसमें से घटाना पड़ता है, बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसमें। चलो अच्छा ठीक है, आज का सेशन मेरे भाई यहीं तक था। अगर आप ये थैंक यू वाली स्लाइड तक रुके थे, इसका मतलब है कि आपने सेशन पूरा देखा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन से जुड़े रहने के लिए। और इसके पहले का भी जो भी वीडियोस वगैरह क्लासेस हुई हैं, आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा करके देख सकते, वहां से लिंक पा सकते हैं। प्लेलिस्ट से भी लिंक आपको, सारी की सारी प्लेलिस्ट जो बनी हुई है वहां से आपको प्रीवियस क्लासेस की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में मेरे भाई, जय हिंद।